था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। विकास के परिवार में उसकी पत्नी प्रिया और उसके 2 बच्चे थे। विकास सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज विकास को पैसे देता था, जिससे विकास और उसके परिवार का जीवन चलता था। एक दिन सुबह सुबह विकास ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन आर्यन पिछले 2 दिन से कह रहा है कि उसके स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ धनराज जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर विकास काम पर चला जाता है। काम के दौरान विकास और अन्य लकड़हारे आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ धनराज कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने सेठ धनराज जी से उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 काट रहा हूँ। हाँ राहुल भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ धनराज नंबर 1 का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे साथ भी अगली बार सेठ धनराज ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस सेठ ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? प्रिया, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? प्रिया, यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ धनराज सबको पगार देता है। अरे राहुल, यह ले अपनी इस महीने की पगार।
सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने एक एक घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम किया। देख राहुल, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे राहुल के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। राहुल चुपचाप वह पैसे रख लेता है। ये लो तुम्हारे पगार। सेठ जी, 2000 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2000 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे विकास के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। विकास चुपचाप वह पैसे रख लेता है। अरे भाई, यह सेठ धनराज एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं राहुल, ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2000। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं राहुल? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस यह सेठ धनराज ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद विकास और राहुल अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिला है? प्रिया, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे। फिर 1000 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ प्रिया, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। प्रिया, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। विकास काम पर निकल जाता है और जैसा कि विकास ने कहा था, वह सेठ धनराज के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। विकास पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह
विकास को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर विकास वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर विकास बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है। वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है तब विकास की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया। विकास ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ जाती है। विकास उस टोकरी के पास जाता है। यह कैसी गुफा है? यह कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। विकास जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर विकास एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसे छुआ। विकास, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक जिन हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो यह टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे यह टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत विकास, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि यह जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ विकास, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। विकास टोकरी को लेकर घर आ जाता है। प्रिया, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना? तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं प्रिया, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि यह एक जादुई टोकरी है। विकास प्रिया को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी
जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ प्रिया, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। विकास थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने प्रिया को रखने को दी थी। प्रिया, तुम्हें याद है, एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और वह मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इसमें डालेंगे और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। प्रिया चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालते हैं, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इनको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ प्रिया, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने आर्यन और मीरा के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन विकास सेठ धनराज के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर विकास चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी विकास से चंदन की लकड़ियां खरीदी। लकड़ियों को बेचकर विकास को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर विकास घर आ जाता है। यह देखो प्रिया, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे